हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका अपडेटेड वर्जन जो है उसका पार्ट 16 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इकोनॉमी का ही मेन टॉपिक चल रहा था, उसी के अंदर के कई सारे सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कंटिन्यू करने से पहले आपको अनअकैडमी के कुछ बहुत अमेजिंग कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ जो 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फिलहाल रिसेंटली 29 सितंबर से इनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 ईयर बैचेस अगर हम बात करें तो उसमें देखिए प्रॉपर 2022 के बैच के लिए कितनी अच्छी शेड्यूलिंग है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि कॉम्प्रहेंसिव बैच जो है वो 2 सालों के लिए भी अवेलेबल है 2023 तक के लिए, जिसकी शेड्यूलिंग और डिसिप्लिन मैनर में कितना अच्छे से टाइम टेबल दिया हुआ है। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, उनकी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कौन सा टीचर लेगा, ये ऑलरेडी बहुत ही तमीज से प्लान करके इन्होंने पहले से ही एडवांस में बता रखा है। एक क्वालिटी आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, भाई आपकी आंसर राइटिंग कैपेसिटी इन्हांस होगी और उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप पाने का भी मौका है। सबकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। भाई रेज हैंड ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप फेवरेट एडुकेटर से लाइव क्लास में बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज कि लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग, न जाने क्या क्या चीजें दी जा रही हैं बहुत जरा से सब्सक्रिप्शन के पैसों में। और उन पैसों के लिए भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लोन भी प्रोवाइड कर रहा है यूपीएससी के लिए, जिसमें वो 0% इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फीस, अप्रूवल फटाफट से, बहुत ही अच्छा। और इन सब में आप सिर्फ आईएएस जब कोड यूज करोगे ना तो इसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा, 10% का। भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये 20 बुक्स बनाई गई हैं यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा, कीमत इनकी 10,000 है लेकिन आपको फ्री में दी जा रही है। ये देखिए, ये है प्राइजेस। और सिर्फ आईएएस का जब कोड यूज करेंगे तो इसमें आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। यू कैन टॉक टू मी for all these courses personally also. I'll explain you everything. Okay, so let's begin with the first topic, that is companies corporate social responsibility policy amendment rules 2021। जानते हैं कि ये फिलहाल न्यूज में क्यों रहा। देखिए, न्यूज में रहने की वजह ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो कंपनीज, वही सीएसआर पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 को लेकर आई है by amending the company CSR policy rules 2014। 2014 वाले रूल्स को अमेंड करके 2021 वाले अमेंडमेंट रूल्स को यहाँ पे लाया गया है, इसलिए ये रहा है न्यूज में। तो अब CSR समझ गए ना क्या होता है। CSR होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को CSR कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें हम जानेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये क्या है? ये एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपनी सोशल और अपनी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को, जो भी उनके बिजनेस ऑपरेशंस में हो रहे हैं, इंटरेक्शंस में हो रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे इसको मैनेज करती हैं, इस कॉन्सेप्ट को विद देयर स्टेक होल्डर्स। देखिए, हमने एथिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव वॉच माय सीरीज ऑन अनअकैडमी, या आपने अगर यूट्यूब पे भी पुरानी वाली देखी होगी तो हमने एथिक्स में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया था। तो ये वही है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनीज जो है वो अपनी सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को इंटीग्रेट करती हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस में, और इंटरेक्शंस वगैरह जो इनके स्टेक होल्डर्स के साथ में है वो सब करती हैं। देखिए, 2013 की बात है ये, है ना, जब कंपनीज एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें से कुछ चेंजेस थे, है ना, उसमें कुछ चेंजेस थे विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज फॉर्मेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, गवर्नेंस को लेके, इनकॉर्पोरेटेड एंड एडिशनल सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 135 ऑन CSR ऑब्लिगेशन। तो इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन उस समय डाला गया था, जो सेक्शन नंबर 135 था, CSR ऑब्लिगेशन, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उन कंपनीज के लिए जो इंडिया के अंदर लिस्टेड है। इसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन गया था जिसने CSR एक्टिविटीज को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लीगल करार कर दिया था। देखिए, हर एक क्वालिफाइंग कंपनी को क्या होना होता है, जो भी कंपनी इसके अंदर क्वालिफाई करती है उसको स्पेंडिंग, मतलब खर्चा करना होता है एटलीस्ट 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का,
नेट प्रॉफिट मतलब एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन CSR एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं तो जो है जो पिछले 3 सालों का यहाँ एवरेज निकाला जाएगा, उसका 2% निकाला जाएगा, है ना, एवरेज नेट प्रॉफिट का निकाला जाएगा, उसका 2% निकाला जाएगा, और इतना पैसा जो है वो खर्चा करेगी कंपनीज अपनी CSR एक्टिविटीज में इंडिया के अंदर। उसके बाद कंपनी से एप्लीकेबल है एनुअल टर्नओवर जो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट वर्थ उनकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तो ये होते हैं, ये सारी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। CSR एप्लीकेबल है टू ब्रांच एंड प्रोजेक्ट ऑफिसेज ऑफ फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है उनके लिए भी। ठीक है, और बहुत सारी CSR एक्टिविटीज, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी को हटाना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को, विमेन को एम्पावर करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को यहाँ कम करना है ना, और मैटरनल हेल्थ को भी यहाँ पे इम्प्रूव करना है जिससे अच्छी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ सके, एम्प्लॉयमेंट इन्हांसिंग वोकेशनल स्किल, उसके साथ सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, और कंट्रीब्यूशन हमारे प्रधानमंत्री केयर फंड PM केयर में या कोई भी ऐसे फंड में जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना, रिलीफ के लिए या वेलफेयर के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट की, ट्राइब्स की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, माइनॉरिटीज़ की, विमेन की, ये सारा कुछ जो है गिना जाएगा ये आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। देखिए 2019 की बात है जब अमेंडमेंट को लाया गया, जिसमें ये था कि कंपनीज जो है वो अपना अनस्पेंड CSR फंड, मतलब जो खर्चा जो फंड जो वो CSR में खर्चा नहीं कर पाएंगे, ऐसा अनस्पेंड जो CSR फंड है उसे एक फंड के अंदर डाल देंगी जिसे ये एक्ट बताएगा। मतलब मान लो कि आपको 10 रुपये खर्चा करने थे, आप नहीं खर्चा कर पाए, आपने 8 ही खर्चा करे, तो जो 2 रुपये बचे वो ये एक्ट जो फंड बताएगा उस फंड में आप डाल देंगे। ठीक है ना, विद इन द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। तो ये कुछ कहानी है। अब मैं आपको ना कुछ नए जो रूल्स आए हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। न्यू अमेंडमेंट रूल्स क्या हैं? तो भाई रूल्स ये हैं, देखिए न्यू अमेंडमेंट रूल्स ये हैं, एक्सक्लूजन फ्रॉम CSR एक्टिविटीज। देखिए एक्टिविटीज जो ली जाती हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी में, वो पहले एक्सेप्शन देखिए, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। पहला है एक्सेप्शन ए, a company engaged in research and development of new vaccines, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake such activities related to COVID-19 for the fiscal year 2021, 22 and 23 as CSR। ये समझिए यहाँ पे पहले तो हम क्या करें, एक्सक्लूजन फ्रॉम CSR एक्टिविटीज। तो ऐसी एक्टिविटीज जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी में ली जाती है, एक एक्सेप्शन पहला ये हो गया है क्या कि एक ऐसी कंपनी जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज है ना, किसी नई वैक्सीन को बनाने में, ड्रग को बनाने में, मेडिकल डिवाइस को बनाने में, इनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये क्या कर सकती है, ये ऐसी एक्टिविटीज को कर सकती है रिलेटेड टू COVID-19 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 एंड 22-23 एज CSR के तौर पर। फिर एक्टिविटीज जो कि करी गई हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट ट्रेनिंग ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल इंडियन स्पोर्ट्समैन को छोड़ के। उसके बाद कंट्रीब्यूशन किसी भी अमाउंट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, या एक्टिविटीज जिससे फायदा होता है एम्प्लॉयज को कंपनी के एज अंडर कोड ऑन वेजेस 2019, या ऐसी एक्टिविटीज जिसे सपोर्ट करा जाता है कंपनी के द्वारा ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस, ताकि मार्केट से बेनिफिट लिए जा सके उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। ऐसी एक्टिविटीज जो कि कैरिड आउट होती हैं किसी भी और लॉ द्वारा, मतलब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए किसी भी लॉ के अंदर जो कि इंडिया में चल रहा है। अब देखिए दूसरा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कि एंटिटीज हैव टू रजिस्टर इटसेल्फ, एंटिटीज को खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, एंड CSR1 फॉर्म भरना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे engagement of external organization
फॉर डिजाइन, इवैल्यूएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और सीएसआर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए ये सब भी परमिट कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद एनुअल एक्शन प्लान की बात करें तो सीएसआर कमिटीज जो कंपनीज की हैं, इनको ये है कि ये एक एनुअल एक्शन प्लान बनाए, है ना, और रिकमेंड करें सेम प्लान को टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करूं तो जो बोर्ड ऑफ कंपनी है उनको जरूरत है कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंश्योर कराएं जो 5% से ज्यादा ना हो टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर का फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो करे गए होते हैं जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सीएसआर फंक्शंस के कंपनी के अंदर, एंड इसके अंदर वो एक्सपेंसेस नहीं आते जो कि डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन पे आए किसी पर्टिकुलर सीएसआर प्रोजेक्ट के। ठीक है। अब देखिए, सरप्लस जो है, एक्स्ट्रा पैसा जो है, उसको दूसरे पर्पस के लिए नहीं यूज किया जा सकता। सरप्लस, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो किसी भी दूसरे बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं यूज कर सकते हो आप, है ना। इसे आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेम सीएसआर प्रोजेक्ट में, या फिर आप जो है फंड में ट्रांसफर कर दो। उसके इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो कोई भी कॉरपोरेशन जिसके अंदर सीएसआर ऑब्लिगेशन है 10 करोड़ या उससे ज्यादा की, है ना, फॉर द प्रीसीडिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसको जरूरत है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करे और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी यहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएगी सारे ही प्रोजेक्ट का विद आउटले ऑफ 1 करोड़ और मोर। मैंडेटरी डिस्क्लोजर है सीएसआर प्रोजेक्ट का, मतलब ये देखिए यहाँ पे आप कंपनी की वेबसाइट पे ये होना चाहिए कौन सा सीएसआर प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, ताकि अकाउंटेबिलिटी कंपनीज की तय हो और चेक करा जा सके, क्लोज चेक हो सके रूल्स के साथ में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। कुछ रिलेटेड न्यूज जान लेते हैं इससे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज अकाउंट्स रूल्स को कंपनीज एक्ट के तहत अमेंड किया है। अमेंडमेंट के हिसाब से जो फर्म्स हैं वो यहाँ पर उनको ज़रूरी है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज करेंगे जो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में करा है, जो उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा करा है, और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो भी ये जो है डिस्क्लोज करेंगी। और कंपनीज को ये मैंडेट है कि ऑडिट ट्रायल करवाएं अपने अकाउंट्स का, जिसका एम ये है कि जो बैक डेटेड एंट्रीज हैं, है ना, उनको यहाँ पे रोका जा सके। ऑडिटिंग में बैक डेटेड एंट्रीज फिर पता चल जाएंगी, है ना। अब डिस्क्लोजर जो है उसका मेन एम ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी स्टेक होल्डर्स के लिए करें कि भाई सब कुछ स्टेक होल्डर्स को पता तो हो ना, और ये जो सारे के सारे रूल्स हैं वो 1 अप्रैल 2021 से आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। अच्छा, सीएसआर टाइमलाइन के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। वॉलेंट्री से लेके मैंडेटरी ये कैसे हुआ आपको बताऊं। पहले वॉलेंट्री था, किस तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में आया है। देखिए, 2009 में क्या हुआ था कि कॉर्पोरेट वॉलेंट्री गाइडलाइंस निकाली गई थी, ताकि इन कॉर्पोरेट को कहें कि भाई आप अपनी मर्जी से एक हाई स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करिए। फिर 2011 आया, उसमें क्या हुआ, इंडिया ने एंडोर्स करा यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स को, नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को ये मेन स्ट्रीम में निकाला इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी 2011 में। फिर 2012 में सिक्योरिटीज एंड बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अपना जो सेबी भाई हैं, इन्होंने कहा कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं, है ना, जो ऐसे टॉप 100 मान लीजिए ऐसी कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो जो कंपनीज हैं ये फाइल करेंगी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को इनके नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के बेसिस पे। फिर 2013 आया, और 2013 में आया कंपनीज एक्ट 2013। फिर 2014 आया, इसमें सेक्शन नंबर 135 कंपनीज एक्ट 2013 का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जो था वो फोर्स में आया। फिर 2015 में ये हुआ कि हाई लेवल कमेटी सीएसआर के ऊपर बनाई गई, जिसने रिकमेंडेशन करी सीएसआर फ्रेमवर्क की। फिर 2016 आया, इसमें कंपनीज एक्ट कमेटी जो है इसने रिव्यू करी जो भी रिकमेंडेशन थी उस पुरानी वाली हाई लेवल कमेटी की ऑन सीएसआर। फिर 2018 आया, इसमें एक सेकेंड हाई लेवल जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई टू रिव्यू द सीएसआर फ्रेमवर्क। खासकर एक ड्राफ्ट जो कि नेशनल एक्शन प्लान था
ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट, जिसे रिलीज करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। और आखिरी में 2019 में क्या हुआ कि नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट ये रिलीज करा गया। कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रखा गया, ठीक है, पार्लियामेंट के सामने रखा गया। तो ये कुछ है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि CSR स्पेंडिंग की बात करें तो CSR खासकर जो है स्ट्रांगली जो है एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा है। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा है, फिर हेल्थ में, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में खर्चा करता है, और उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंट पे होता है। और स्टेट वाइज अगर बताऊं तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, फिर कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और आखिरी में उड़ीसा। आखिरी में क्या मतलब इस टाइम से फिर नीचे 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 आता रहता है। तो ये हमने पूरा कुछ यहाँ पे डिस्कस करा कंपनीज CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। फिलहाल न्यूज में क्यों है आइए समझते हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाई करे कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो आप बोलेंगे आप में से कई लोग कि मैम आखिरकार ये कॉपीराइट क्या होता है। देखिए कॉपीराइट क्या है, एक फॉर्म है IPR का। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कह लीजिए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का IPP का एक फॉर्म है जिसे ग्रांट किया गया है अंडर द इंडियन लॉ, ताकि जो क्रिएटर्स हैं ओरिजिनल वर्क के, है ना, उनको ऑथरशिप दी जाए। मतलब जैसे मान लो आपने कोई गाना बनाया, ठीक है, आपने अपने खुद से गाना बनाया, खुद से आपने लिरिक्स सोची, तो अगर वो फटाफट से कोई और कॉपी करने लग जाए फटाफट, तो इससे तो आपके करे हुए काम पे तो पानी पड़ जाएगा ना। तो इसलिए आपका जो ये ओरिजिनल वर्क है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ IPR, कुछ IPP प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कि आपने जो बनाया है वो आपका, उसकी आपकी ऑथरशिप रहे, ठीक है। तो ये वही है। अब देखिए जैसे कुछ आपने कोई किताब लिखी है ना, या आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, या कोई टेबल, या कोई कंपाइल करा है ना, जैसे कंप्यूटर डेटाबेस को, जो आप वर्ड्स में, कोड्स में, स्कीम्स में या किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अ मशीन रीडेबल मीडियम। उसके साथ या तो कोई ड्रामा है, कोई म्यूजिक है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, या कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्म है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है इसके अंदर आता है। ये राइट इंक्लूड करते हैं राइट टू अडेप्टेशन, राइट टू रिप्रोडक्शन, राइट टू पब्लिकेशन, राइट टू मेक ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन टू पब्लिक। जैसे हम लोग नहीं कहते कि भैया यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो बेहतर है कि हम जिसने कंटेंट क्रिएट किया है उससे परमिशन ले लें, राइट ले लें कि हम भैया हम कर सकते हैं, हमें बस जो है कॉपीराइट है करने का काम, समझे। तो अब यहाँ पे कॉपीराइट रिजाइम इंडिया के अंदर क्या है ये समझते हैं। देखिए इंडिया के अंदर कॉपीराइट रिजाइम को गवर्न करा जाता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत और कॉपीराइट रूल्स 2013 के तहत। इंडिया कुछ इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज का सिग्नेटरी है, जैसे कि पहला है बर्न कन्वेंशन 1886। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क का अंडर द इंडियन कॉपीराइट लॉ, जो अप्लाई होता है कोई भी चीज पे जो कि पब्लिश या परफॉर्म हुई हो इंडिया के अंदर। ये मैटर नहीं करता रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड, ठीक है। दूसरा है इंडिया द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन UCC का। ये प्रोटेक्शन देता है ओरिजिनल, लिटरली, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क को। प्रोविजंस जो है UCC के अंदर, उसके तहत जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज हैं इनको कुछ मिनिमम राइट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, मिनिमम सेट ऑफ राइट प्रोवाइड करने पड़ते हैं टू द राइटफुल ओनर ऑफ द वर्क। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स की बात करें तो उसका भी बंदा हमारा इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है। जो ट्रीटी है ट्रिप्स की, इसको साइन किया गया था अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। प्रोविजन जो इस अग्रीमेंट की है ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है, रिगरस है अपने नेचर में, क्योंकि ये हर तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका फॉर्म कलेक्टिवली सब कुछ इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्ट होता है। जैसे कॉपीराइट हो गया, दूसरे रिलेटेड राइट्स हो गए। उसके बाद विपो की बात करते हैं। देखिए विपो कॉपीराइट ट्रीटी 2002 की है।
ये एक स्पेशल एग्रीमेंट है बर्न कन्वेंशन के अंदर, एंड इसको अडॉप्ट किया गया था 96 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के द्वारा। इसके अंदर प्रोविजन है कि प्रोटेक्शन जो कॉपीराइट का है उसे एक्सटेंड किया गया है, कंटेन जो इसके अंदर है ये डिजिटल एनवायरनमेंट में भी आ जाता है, ताकि ऑन डिमांड और दूसरे इंटरैक्टिव मोड्स ऑफ एक्सेस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके, प्रॉपर एड्रेस किया जा सके। विपो परफॉर्मेंसेस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी WPPT 2002 ये डील करती है उन राइट्स के साथ में जो दो तरह के बेनिफिशियरीज के लिए होते हैं, खासकर डिजिटल इन्वायरमेंट के लिए, जैसे परफॉर्मर्स बताऊं, जैसे एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन वगैरह के लिए, और प्रोड्यूसर्स जो हो गए फोनोग्राम्स के, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह के। ठीक है, ट्रीटी जो है वो यहाँ पे राइट देती है ओनर्स को और रिकॉग्नाइज करती है मॉरल राइट्स परफॉर्मर्स के फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड प्रोवाइड करती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स उन सारे लोगों को। देखिए इंडिया जो है यहाँ लिखा है वो सिग्नेटरी नहीं है रोम कन्वेंशन का। देखिए रोम कन्वेंशन क्या करता है, रोम कन्वेंशन सिक्योर करता है प्रोटेक्शन जो कि परफॉर्मेंस को लेके है, परफॉर्मर की फोनोग्राम्स में या फिर प्रोड्यूसर्स की फोनोग्राम्स में, है ना, फोनोग्राम मतलब साउंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह में। ठीक है, और इन ब्रॉडकास्ट फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करता है कन्वेंशन का, जॉइंटली विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को के साथ में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के निकाले गए हैं, उनका मेन एम यही है कि पैरिटी लाना, जो एग्जिस्टिंग रूल्स चल रहे हैं उनके जो है ऊपर, और यहाँ पे स्मूथ अडॉप्शन हो सके इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्किंग इन द कॉपीराइट ऑफिस। तो इसलिए एक अच्छे रूल लाने की कोशिश करी गई है। देखिए इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज की अगर मैं बात करूं तो बर्न कन्वेंशन, फिर आया द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, फिर आया द रोम कन्वेंशन, फिर आया ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और सबसे बड़ा है जो वो है विपो कॉपीराइट ट्रीटी एंड विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। अब देखिए जो नए वाले हमारा अमेंडमेंट हुआ है उसकी प्रोविजन क्या है समझते हैं। तो सबसे पहला है पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। देखिए ये इंक्लूड करा गया है कि जो नए प्रोविजन है वो एलिमिनेट करते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पब्लिकेशन की ऑफिशियल गैजेट में। पहले क्या था कि मैंडेटरी जरूरी था कि आपको भाई पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि आपको पब्लिकेशन करना है इसका ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया है। दूसरा है रॉयल्टी मैनेजमेंट। इसका एम ये है कि हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे नए प्रोविजंस को लाके, जो कि डील करेंगे विद द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रॉयल्टी अमाउंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेसेबल पेमेंट मेथड का यूज करा जाएगा कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रॉयल्टी को। तीसरे नंबर पे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स। देखिए जो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर वर्क्स की, इनको थोड़ा कम कर दिया गया है ना, रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया है। अब एप्लीकेंट फाइल कर सकता है पहले 10 और आखिरी के 10 पन्नों को सोर्स कोड के, या तो पूरा सोर्स कोड इफ लेस देन 20 पेजेस का है तो पूरा सोर्स कोड डाल दें विद नो ब्लॉक्ड आउट और रिडक्टेड पोर्शन। ठीक है, ऐसा कुछ रोका हुआ नहीं है, आप आराम से पब्लिश कर दो। उसके बाद एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। जो कॉपीराइट सोसाइटीज हैं इनको यहाँ पे जरूरत है कि एक पब्लिक और एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को लेकर आएंगी हर एक फाइनेंशियल ईयर में। एम ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी को इस पूरे कॉपीराइट सोसाइटी के काम में पूरा तरीके से लेकर आए, रीइंफोर्स करें। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। देखिए अमेंडमेंट जो है ये यहाँ पे कॉपीराइट रूल्स के साथ में काफी तालमेल है विद द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 के साथ में, जहाँ पे जो कॉपीराइट बोर्ड है इसे एपरेटेड बोर्ड के साथ में मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद पावर्स टू हाई कोर्ट। ये नए रूल्स जो हैं वो पावर्स को रिप्लेस करते हैं इन फेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपरेटेड बोर्ड फ्रॉम द कॉपीराइट बोर्ड, बट ड्यू टू न्यूली नोटिफाइड ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 जिसे जिसने अबॉलिश करा था
IPAB को, मतलब पुराने वाले को, जिसे बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेट बोर्ड को। तो सारी पावर्स जो कि that are supposed to vest with the IPAB are actually vesting with the हाई कोर्ट से, सब वो खत्म हो गया है। तो जितनी भी यहाँ पे पावर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेट बोर्ड्स के पास थी ना, वो सारी की सारी हाई कोर्ट के पास आ गई हैं। और लास्ट में अगर हम टाइम लिमिट की बात करते हैं, तो जो टाइम लिमिट है सेंटर के पास रिस्पॉन्ड करने की ऐसी किसी एप्लीकेशन पे, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए समझिए, यहाँ पे द टाइम लिमिट फॉर द सेंटर टू रिस्पॉन्ड टू एन एप्लीकेशन मेड बिफोर इट फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कॉपीराइट सोसाइटी इज एक्सटेंडेड टू 180 डेज, है ना। जो टाइम लिमिट है सेंटर के पास रिस्पॉन्ड करने की किसी भी एप्लीकेशन पे जो उनके सामने रखी गई हो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए एज अ कॉपीराइट सोसाइटी, तो इसको टाइम लिमिट को 180 डेज तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने दोनों टॉपिक को यहाँ डिस्कस करा। आराम आराम से करते हैं, बाद में मैं पूरा एक पार्ट निकाल दूंगी, आपको कोई चिंता नहीं होगी। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। और रिगार्डिंग अनअकैडमी कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन सिर्फ IAS सेल्स, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो। एंड यूज़ माई कोर्स सिर्फ IAS फॉर फ्री अनलॉकिंग, मैं वहाँ पे एथिक्स पढ़ा दिया है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी वहाँ पे कर रही हूँ, उसका 4th एडिशन। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।